नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकुल खंडेलवाल अभी तक आप लोगों को अनुवाद के प्रकार में गद्य पद्य के आधार पर उसके क्या क्या भेद होते हैं ये बता दिया, साहित्यिक विधा के आधार पर क्या भेद होते हैं वो बता दिया। अब मैं अनुवाद की प्रकृति के आधार पर उसके कौन कौन भेद होते हैं इसके बारे में बता रही हूँ। प्रकृति के आधार पर अनुवाद के कई भेद किए जा सकते हैं। ऐसे मूलतः दो है, मूल निष्ठ अनुवाद और दूसरा मूल मुक्त अनुवाद। मूल निष्ठ अनुवाद उसे कहते हैं जो यथासाध्य मूल का अनुगमन करे। मूल के अनुगमन में अनुवादक का ध्यान विचार, कथ्य तथा अभिव्यक्ति दोनों ही पर होता है। वह अपने अनुवाद यथासंभव दोनों ही दृष्टियों से मूल के निकट रखना चाहता है। और दूसरा मूल मुक्त अनुवाद, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अनुवाद के इस प्रकार में अनुवादक को काफ़ी छूट रहती है, किंतु यह छूट प्रायः अभिव्यक्ति या कथन शैली की तरफ से ही विशेष रूप से होती है, कथ्य या विचार की तरफ से नहीं। कथ्य या विचार की दृष्टि से तो अनुवाद प्रायः मूलबद्ध या मूलनिष्ठ ही होता है, क्योंकि वह यदि ऐसा न हो तो उसे अनुवाद कहा ही नहीं जा सकता। संक्षेप में इतना ही कहेंगे कि जहाँ तक अभिव्यक्ति या कथन शैली का प्रश्न है, मूल मुक्त अनुवादक लक्ष्य भाषा की सुविधानुसार, अनुवाद के उद्देश्यानुसार तथा अनुवाद पढ़ने या सुनने वालों की योग्यता के अनुसार परिवर्तन इत्यादि कर सकता है। इसके अतिरिक्त सामग्री को अधिक दोष बोधगम्य बनाने के लिए, दोष मुक्त बनाने के लिए उदाहरणों, उपमानों आदि का देशीकरण भी किया जा सकता है। मूल मुक्त अनुवाद को मूलशारित या मूलावृत अनुवाद भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत अब अनुवाद की जो दो प्रकृति है उसमें मूल निष्ठ और वो हैं, ये अन्य प्रकार के भी और भेद होते हैं। अब पहला मैं इसमें चर्चा कर रही हूँ आपके सामने शब्दानुवाद की। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यह शब्द और जोड़ अनुवाद से बना है। मोटे रूप में यही कह सकते हैं कि इस प्रकार के अनुवाद में मूल के हर शब्द पर अनुवादक का ध्यान रहता है। शब्दानुवाद का प्रयोग एक से अधिक प्रकार के अनुवादों के लिए होता रहा है, इसलिए इसके कई उपभेद किए जा सकते हैं। अंग्रेजी में लिटरल ट्रांसलेशन, वर्बल ट्रांसलेशन, वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन आदि इसी को कहते हैं। अब शब्दानुवाद जो है इसके भी तीन उपभेद होते हैं। पहला है जिसमें मूल सामग्री की हर शब्दाभिव्यक्ति का प्रायः उसी क्रम में अनुवाद किया जाए। जैसे आई एम गोइंग होम, तो मैं हूँ जा रहा घर, ऐसे कहेंगे। लेकिन बाइबल की पुरानी पोथी के कई यूनानी अनुवाद लगभग इसी प्रकार के किए गए हैं। अनुवाद का यह सबसे निकृष्ट रूप है। कभी कभी ऐसा शब्दानुवाद पूर्णतः अबोधगम्य हो जाता है, लोग समझ भी नहीं पाते हैं, क्योंकि हर भाषा में शब्द क्रम एक जैसा नहीं होता। जैसे बिल ही गो, गा वह जाना। वस्तुतः इस प्रकार का मक्षिका अनुवाद कहलाने का अधिकारी नहीं है। इस प्रकार के कुछ और उदाहरण भी हो सकते हैं, जैसे मेरा सर चक्कर खा रहा है, माई हेड इज ईटिंग सर्किल्स, वह पानी पानी हो गया, ही बिकेम वाटर एंड वाटर। भिन्न भिन्न होते हुए भी ये प्रायः उसी श्रेणी में है। तो ये सब अनुवाद जो होते हैं ये निम्न कोटि के माने जाते हैं, बहुत निम्न स्तर का है। अब दूसरे इसमें उपभेद जो है वो उसकी भी चर्चा कर रही हूँ। ऐसा अनुवाद जिसमें क्रम आदि तो मूल का नहीं रखते, किंतु मूल के हर शब्द का अनुवाद में पूरा ध्यान रखते हैं, और इसीलिए मूल की शैली अनुवाद में स्पष्ट झलकती है। हिंदी अखबारों में अंग्रेजी से किए गए अनुवादों में ऐसे उदाहरण प्रायः हमें देखने को मिलते हैं। जैसे इट इज एन इंटरेस्टिंग पॉइंट, यह एक रोचक बिंदु है। इट साउंड्स पैराडॉक्सिकल, यह विरोधाभास सा ध्वनित होता है। इट वॉज होपलेसली ऑब्स्क्योर, यह निराशाजनक ढंग से अस्पष्ट था। इसके उल्टे हिंदी अंग्रेजी के उदाहरण भी लिए जा सकते हैं, जैसे बत्ती जलाओ, बर्न द लैम्प,
उसने मैच में 2 गोल किए। ही मेड 2 गोल्स इन दी मैच। तो इस प्रकार का शब्दानुवाद पहले प्रकार के शब्दानुवाद जितने घटिया नहीं होता, उससे इसका स्तर कुछ अच्छा होता है, लेकिन इनका अर्थ पहले की तरह स्पष्ट नहीं होता, लेकिन लक्ष्य भाषा की सहज प्रकृति इसमें भी नहीं आती है, अतः इस प्रकार का अनुवाद भी उतना अच्छा नहीं माना जाता। अब तीसरा रूप है, कभी कभी तो ऐसा हो जाता है ना कि ये हास्यास्पद भी बन जाता है, अनुवाद गलत ढंग से कर दिया जाता है तो हास्यास्पद बन जाता है। अब तीसरे अनुवाद की चर्चा करें, भेद की। तो शब्दानुवाद का तीसरा रूप वह है जिसे सबसे उत्तम कोटि का माना जाता है। तो इसमें मूल के प्रत्येक शब्द, बल्कि प्रत्येक अभिव्यक्ति इकाई जैसे पद, पदबंध, मुहावरा, लोकोक्ति, उपवाक्य, वाक्य के लक्ष्य भाषा में प्राप्त पर्याय के आधार पर अनुवाद करते हुए मूल के भाव को लक्ष्य भाषा में संप्रेषित किया जाता है। इसमें किसी भी शब्द या अभिव्यक्ति इकाई की उपेक्षा नहीं की जाती। दूसरे शब्दों में हम इस प्रकार कह सकते हैं कि अनुवाद न तो मूल की कोई अभिव्यक्ति इकाई छोड़ सकता है और न अपनी ओर से कोई अभिव्यक्ति इकाई जोड़ सकता है। तो इस प्रकार जो है, ये इस प्रकार का जो अनुवाद होता है वो सबसे श्रेष्ठ कोटि का माना जाता है। हिंदी की प्रकृति के अनुकूल और अच्छा शब्दानुवाद यदि हमें करना है तो इसी प्रकार का अनुवाद हमें करना चाहिए। इस प्रकार का शब्दानुवाद ऐसी सामग्री के अनुवाद में बहुत सफल नहीं हो सकता जिसमें सूक्ष्म भावों का शैली प्रधान चित्रण हो, किंतु तथ्यात्मक वांग्मय जैसे गणित, ज्योतिष, संगीत, विज्ञान, विधि आदि के लिए तो इस प्रकार का शब्दानुवाद ही अपेक्षित है। मुख्यतः विधि साहित्य का प्रामाणिक अनुवाद तो शब्दानुवाद ही माना जाएगा, भावानुवाद नहीं, क्योंकि उसमें हर शब्द का अपना महत्व होता है और कानूनी गहराई में जाने पर उसकी अपनी सार्थकता होती है। और शब्दानुवाद की कुछ कमियां भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि उसमें कमी नहीं है, कुछ कमी भी है। तो कमी ये है कि पहली कमी तो ये है, स्रोत भाषा तथा लक्ष्य भाषा यदि शब्दार्थ विशिष्ट प्रयोग, मुहावरे तथा वाक्य रचना आदि की दृष्टि से बहुत समान हो तब तो शब्दानुवाद बहुत घटिया नहीं होता, किंतु यदि दोनों में इन दृष्टियों से असमानता हो तो असमानता जितनी अधिक होगी शब्दानुवाद उतना ही घटिया किस्म का होगा। दूसरी कमियां है कि शब्दानुवाद में अनुवादक के बहुत सतर्क रहने पर भी प्रायः स्रोत भाषा का प्रभाव स्पष्ट होता है। मूल की उस गंध के कारण अनुवाद की भाषा प्रायः कृत्रिम तथा निष्प्राण हो जाती है और उसमें मूल रचना का प्रवाह नहीं रह जाता, जो बढ़िया अनुवाद के लिए अनिवार्यतः आवश्यक है। तीसरा है, यंत्रवत शब्दानुवाद कभी कभी पूर्णतः अबोधगम्य तथा हास्यास्पद भी हो जाते हैं, किंतु यदि अनुवादक सतर्कता बरतकर उपर्युक्त त्रुटियों को ध्यान में रखकर बढ़िया से शब्दानुवाद करे तो वह मूल के भाव को सफलतापूर्वक सहज लक्ष्य भाषा में व्यक्त करने में समर्थ हो जाएगा। तो यही जो है अनुवाद वास्तविक अनुवाद कहलाएगा। अब मैं अगले वीडियो में आप लोगों के समक्ष भावानुवाद की चर्चा करूंगी।